देखो आज अपन बात करने वाले, सबसे पहले बात करते हैं अपन नाभिक की। किसकी बात करते हैं अपन? नाभिक की। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट आपका जो नाभिक होता है वो क्या होता है। सबसे फर्स्ट बात मैं आपके एकदम बेसिक चीजें ले रहा हूं, जो है आपके पास न्यूक्लियस। क्या होता है आपके पास? न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। तो सभी जानते हो कि नाभिक में क्या क्या रहता है। तो आपको ये भी पता है कि एक एटम होता है, उस एटम के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों ओर राउंड लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट आपको पता है। तो फर्स्ट यदि मैं बात करूं कि नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई, तो कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से कोई कमेंट करके बता सकता है कि नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? सभी को पता होगा, सबने पढ़ रखा है 12th क्लास में। बताइए। जे थॉमसन। वाह वाह, वेरी गुड, देना चाहिए आपको तो जे थॉमसन। नाभिक की खोज जे थॉमसन ने की थी क्या? बताइए कि नाभिक की खोज क्या जे थॉमसन ने की थी? जे थॉमसन ने क्या बताया था? बिल्कुल, रदरफोर्ड ने की थी। जे थॉमसन ने क्या बताया था? एक एटम्स के बारे में बताया था। देखो जे थॉमसन ने का नाम लिया है तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जे थॉमसन क्या था आपके पास? एक साइंटिस्ट हुआ था जिन्होंने क्या बताया कि कोई एटम्स होता है। क्या होता है आपके पास? कोई एटम्स होता है। तो ये क्या लिया इन्होंने? कोई एटम लिया था। उस एटम के अंदर क्या माना? अब पहले तो इस ये एटम का साइज क्या माने, इसका आकार कैसा माना? तो मैंने क्या माना कि यह एक धनावेशित क्या होता है? गोला होता है। यानी पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है? ये एक स्फीयर होता है। मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? धनावेशित गोला है। तो देखो अपन एक एक टॉपिक को आज केवल समझने वाले हैं, लिखने वाले कुछ भी नहीं है। तो लिखना के लिए आपको मैं पीडीएफ दूंगा, वहां से लिखना है, क्योंकि सारी बेसिक चीजें। जे थॉमसन की यदि मैं बात करता हूं तो जे थॉमसन क्या कहता है कि आपके पास जो भी कोई एक धनावेशित गोला होता है, उस गोले में क्या रहता है? पूरा पॉजिटिव भाग भरा हुआ है। क्या होता है? पूरा पॉजिटिव भरा हुआ रहता है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये पूरा पॉजिटिव भाग भरा हुआ है। अब मैं कह सकता हूं कि ये धनावेशित गोला मान लिया जिसमें क्या पूरा पॉजिटिव चार्ज है, यानी पूरा पॉजिटिव भरा हुआ है। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर क्या रहते हैं? कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज क्या रहते हैं? इम्बेडेड रहते हैं। यानी जो ये पॉजिटिव या धनात्मक भाग है, इसके अंदर ही एक नेगेटिव भाग भी क्या हुआ है? दसा हुआ रहता है। तो ये आपका कुछ नेगेटिव भाग अपन ने कंसीडर कर लिया कि ये क्या आपके पास कुछ नेगेटिव भाग है। तो जे थॉमसन क्या बताता है कि यहाँ पे ये कोई एटम्स होता है, उस एटम्स के अंदर क्या होता है? कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी पूरा पॉजिटिव से भरा हुआ है। बट इसमें कुछ कुछ जगह पर क्या रहते हैं? अपने पास नेगेटिव चार्ज रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ कुछ जगह पर क्या रहते हैं? नेगेटिव चार्ज रहते हैं। तो वहां पे कहता है कि जो इसका आकार है वो तो क्या हो गया? एक तरह से गोला हो गया, यानी क्या हो गया? स्पर हो गया। यदि मैं इसके रेडियस की बात करूं कि इसकी साइज कितनी बताई गई है, तो जो एटम्स की साइज बताई गई है वो बताई गई है 10⁻⁻10 मीटर। कितनी बताई गई है? 10⁻⁻10 मीटर। अब आपने वाटरमेलन देखा होगा, इसे इसका एक और नाम है जिसे अपन बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग का मतलब जानते हो क्या? इसका एक और नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। इसको प्लम पुडिंग क्यों कहते हैं? देखो, या तो अपन बात करते हैं वाटरमेलन की। जो आपने तरबूज आते हैं आपके पास, जो अपन देखते हैं पूरा ग्रीन कलर का आता है, उसके अंदर जो खाने वाला पार्ट रहता है वो क्या रहता है? रेड रेड रहता है। और जो उसमें बीज रहते हैं वो कैसे रहते हैं? ब्लैक कलर के रहते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट है इसका एटम का। तो इसकी वजह से ये कुछ जो शेप होता है वो कुछ उसी टाइप का होता है, या मैं कह सकता हूँ प्लम पुडिंग टाइप का होता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो देखो, इसने कभी भी नाभिक की खोज नहीं की, ये ध्यान रखना। जे थॉमसन ने नाभिक की खोज नहीं की थी। इसने केवल और केवल एक एटम के बारे में मॉडल बताया था। एक इसने चार्ज का भी कंसेप्ट की बात की थी। इसमें जितना पॉजिटिव आवेश है, जितना आपके पास पॉजिटिव आवेश है, उतना ही आपके पास क्या होगा? इसका नेगेटिव आवेश होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जितना पॉजिटिव आवेश है उतना ही नेगेटिव आवेश है। तो ये क्या होना चाहिए आपके पास? एक तरह से उदासीन होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो एटम होता है, जो आपके पास कोई भी परमाणु होता है, वो क्या होता है? आपका उदासीन होता है। तो ये सारी चीजें किसने बताई थी? जे थॉमसन ने बताई थी। तो अब ठीक है, जे थॉमसन ने आपने नाम ले लिया तो मैंने बता दिया, बाकी आपके जे थॉमसन का आता नहीं है कभी। ठीक है, तो ये जे थॉमसन ने बताया था। तो नाभिक की खोज की गई थी किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। तो रदरफोर्ड क्या कहता है वो भी आपको पता होगा। तो वैसे तो अपन रदरफोर्ड का पूरा टॉपिक अलग से भी पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड का डेरिवेशन भी होगा, टॉपिक भी होगा, उसका मॉडल भी होगा। बट रदरफोर्ड का एक मैं सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कैसे की थी? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज ऐसे की थी कि उन्होंने क्या लिया था? एक गोल्ड की फॉइल ली थी। क्या ली थी? एक गोल्ड की फॉइल ली थी। गोल्ड की फॉइल यानी पन्नी बोल सकते हो या कोई पत्ते बोल सकते हो। गोल्ड की फॉइल ली, और यहाँ पे कोई आपके पास क्या रखा? कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया। यहाँ पे क्या रखा आपके पास? कोई
रेडियो एक्टिव पदार्थ रख लिया। अब मैं कहता हूँ कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक तरह से अल्फा बीटा गामा इस तरीके से पार्टिकल निकलते हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ पे कुछ ऐसे स्लिट बनाई, यहाँ पे क्या बनाई, ऐसे कुछ स्लिट बनाई और यहाँ से क्या निकाले इसने, अल्फा पार्टिकल निकाले। अब ये अल्फा पार्टिकल सभी को पता होगा कि ये होता है आपके पास 2He4। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या हुए, यहाँ से इसकी स्कैटरिंग हुई, ये मान लिया कि इसका क्या था, एक एक्सिस था, और यहाँ पे क्या होती है, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड करवाया जाता है इस गोल्ड फॉइल के द्वारा। तो जैसे ये अल्फा पार्टिकल यदि इस पर इंसिडेंट होते हैं, क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल जैसे इस पे इंसिडेंट होते हैं तो इसकी स्कैटरिंग होती है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल इस टाइप से निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल इस टाइप से निकल जाते हैं, कुछ ऐसे निकल गए, कुछ ऐसे निकल गए, कुछ आपके पास इस डायरेक्शन में गए, कुछ आपके पास इस डायरेक्शन में गए। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि यहाँ पे देखो कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो यहाँ से स्लिट के द्वारा बाहर तो निकल गए, बाहर निकलने के बाद जैसे गोल्ड फॉइल के पास आए तो कुछ पार्टिकल थे वो क्या हो गए, बहुत सारे स्कैटरिंग हो गई। स्कैटरिंग का मतलब होता है कोई ना कोई थीटा एंगल से वो क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। तो मान लिया कि ये थीटा हो सकता है, ये थीटा 1 हो सकता है, इस टाइप से क्या हुआ, इनकी अलग अलग स्कैटरिंग हो गई। तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल थे ये जो क्या हुआ, 90 डिग्री से कम पर विक्षेपित हो गए। यानी 90 डिग्री क्या, यदि 90 डिग्री कहां से होगा, जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जैसे ये डैश डैश वाली लाइन है वो क्या इसका एक्सिस है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यदि 90 डिग्री, कुछ पार्टिकल थे जो 90 डिग्री एंगल पर निकल गए, यानी बहुत सारे जो पार्टिकल थे वो 90 डिग्री से कम एंगल पर निकले, यानी बहुत सारे पार्टिकल थे वो 90 डिग्री से कम एंगल पर क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। एक केस तो ये था आपके पास। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस ये था कि देखो ये वाले पार्टिकल जो इधर जा रहे हैं डिफ्लेक्ट होके, वो उनका तो ये वाला केस होगा कि थीटा क्या होगा, 90 से छोटा होगा। अब मैं कहता हूं कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो यहाँ से क्या हो गए, देखो इस टाइप से मुड़ गए, यहाँ से ये रेड वाला आपको मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल कुछ इस टाइप से मुड़ गए। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आपका थीटा था वो क्या था, एक तरह से 90 से क्या था, ग्रेटर देन था। क्या था, ग्रेटर देन था। दूसरा केस ये हुआ था। अब जो नाभिक की खोज करने वाला जो केस था वो था आपका केस नंबर 3। उस केस नंबर 3 में क्या था, उसने क्या किया कि यहाँ पे अब जैसे ये गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड फॉइल का कोई ना कोई न्यूक्लियस भी होगा, कोई नाभिक भी होगा। वो नाभिक कहाँ रहता, हमेशा मान लिया कि ये नाभिक आपका यहाँ पे था। क्या था आपके पास, ये कोई नाभिक था वो यहाँ पे था। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल थी, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल ऐसा आया, क्या आया, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा आया, यहाँ से आया, इससे टकराया। अब टकराया नहीं, वो क्यों नहीं टकराया, क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल भी क्या आपके पास 2He4, क्या होता है 2He4, कैसा होता है, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी 2He4 पर भी कौन सा पार्टिकल चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो आपके पास गोल्ड फॉइल है उसमें जो न्यूक्लियस होगा, तो आप सभी जानते हो कि कोई भी नाभिक होता है, ये आपका कोई नाभिक है, नाभिक में 2 न्यूक्लियन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव रहता है और न्यूट्रॉन पर चार्ज रहता है वो क्या रहता है, उदासीन रहता है। तो इसका मतलब जो नाभिक पर चार्ज होगा वो भी कैसा होगा, एक तरह से पॉजिटिव होगा। क्या होगा, नाभिक पर चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से जब ये पॉजिटिव चार्ज, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज था, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज था, यानी दोनों पर धनात्मक आवेश थे। तो क्या होगा, जब आपके पास कोई अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड के पास, इसके पास आएगा गोल्ड फॉइल के पास, तो जब गोल्ड फॉइल के पास आएगा तो इसमें काम करेगा कौन सा, कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल काम करेगा, कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल, जिसे बोलते हैं अपन कूलाम्ब रिपल्सन फोर्स। तो वहां पे कौन सा बल काम करने लग वाला है अपने पास, कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल। अब ये प्रतिकर्षण इतना बढ़ जाता है, ये प्रतिकर्षण इतना बढ़ जाता है कि ये जो आपका अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल जो आ रहा था, मान लिया कि टोटल 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या हो गया, वापस उसी एंगल से क्या हो गया, वापस घूम के वापस चला गया। यानी ये पार्टिकल आया, जैसे जैसे पास आएगा इसमें प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। जब प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा यानी रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा नहीं का मतलब क्या है, ये जो गोल्ड फॉइल है वो अल्फा पार्टिकल को कभी भी पास आने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्क कर रहा है कौन सा, कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल। जब ये पास आने ही नहीं देगा तो इसने क्या किया कि यहाँ से इस पर इतना प्रतिकर्षण बल लग गया कि ये जो नाभिक था, ये नाभिक यहाँ से आकर क्या हो गया, वापस इसी डायरेक्शन में मुड़ गया। यानी इसमें कुछ एक रेंज होती है, उस रेंज के आके वो क्या हो गया, वापस डिफ्लेक्ट हो गया। और ये जो आपका था, यानी एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हो गया, 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब 180 डिग्री कैसे बना, देखो यदि मैं इसका ये स्कैटरिंग, ये कोई स्कैटरिंग के लिए पॉइंट मान लेता हूँ, ये इसका एक्सिस है, कुछ पार्टिकल 90 डिग्री से कम पर, यानी मैं इसका 90 डिग्री का बनाऊंगा, यहाँ पर बनाऊंगा तो बहुत सारे पार्टिकल 90 डिग्री से कम पे गए, बहुत सारे पार्टिकल है जो 90 से ज्यादा, तो ये जो ऐसे मुड़े, ये वाले पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल और 90 से ज्यादा पे डिफ्लेक्ट हो गए। एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 180, यानी ये इसके बीच में बनने वाला एंगल कितना, 180। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो थीटा था आपका वो कितना हो गया, 180 पर क्या हो गया, एक तरह से
रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ से पता रदरफोर्ड ने बताया कि इसके बीच में ऐसा कुछ ना कुछ भाग है जहां से ये वाला अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया, बाकी ये वाले पार्टिकल तो क्या हो गए, सारों की स्कैटरिंग हो गई। तब यहाँ से उन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है वो क्या होता है, किसी के सेंटर में, जैसे गोल्ड फॉइल की फॉइल ली थी या पन्नी ली थी, उसके सेंटर में था और वहां पे किसकी खोज की गई, नाभिक की। फिर उन्होंने बताया कि ये बीच में एक नाभिक होता है, ये अल्फा पार्टिकल इसके पास नहीं आ सकता, पास आता है बट एक रेंज होती है, उससे ज्यादा वो पास नहीं आ सकता क्योंकि वर्क करता है कूलॉम प्रतिकर्षण बल, इसी के द्वारा वो क्या करता है, वापस 180 डिग्री पे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है और यहीं पे डिस्कवरी होती है किसकी, नाभिक की। तो यहाँ से अपन को पता लगता है कि नाभिक की खोज कैसे हुई थी। तो वैसे तो अपन रदरफोर्ड का पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे बट वो कल पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन भी करेंगे, वो भी कल करेंगे। तो आज तो अपन एक नाभिक की जस्ट बेसिक प्रॉपर्टी पे बात आई थी, नाभिक की खोज की बात आई थी, तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन बता दिया कि गोल्ड फॉइल के द्वारा कैसे नाभिक की खोज हुई थी। इसको अपन बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बताओ, रेखा ने पूछा है कि जॉन डाल्टन ने किसकी की थी। जॉन डाल्टन ने नाभिक की तो नहीं की, ये तो बताया, किसकी की थी, कोई बता सकता है क्या कि डाल्टन नामक ने किसकी खोज की थी। किसी को कमेंट में बताओ तो बताए, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। देखो अब इसमें देखो नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई, यहाँ पे रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा की गई, रदरफोर्ड के द्वारा। तो एक एक चीज अपन देखते हैं, जो जो समझने वाली चीजें है वो सारी चीजें आज अपन देखने वाले हैं। तो रदरफोर्ड है, नाभिक की खोज कौन करता है, रदरफोर्ड करता है। अब इसमें नाभिक के अंदर क्या क्या बताया गया, एक तो न्यूक्लियन बताए गए। क्या बताए गए, न्यूक्लियन बताए गए। यानी नाभिक के अंदर की बात करें तो इसमें होता है आपके पास एक तो प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है आपके पास, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी नाभिक की एक कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस नाम का टॉपिक आता है। क्या आता है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। वो क्या कहता है कि किसी भी नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। क्लियर, ये सबको पता है। तो मैंने मान लिया ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। अब ये क्या होता है, जो नाभिक के अंदर के आपके पास न्यूक्लियन है, इसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये क्या था आपके पास, धनावेशित था। ये क्या होता है आपके पास, धनावेशित होता है। और ये क्या होता है आपके पास, उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी वजह से जो नाभिक पर चार्ज होगा, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब ये पॉजिटिव है और ये क्या आपके पास न्यूट्रल है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका क्या होगा कंसेप्ट, इसका ये होगा कि जब धनावेशित है और ये उदासीन है, तो मैं कह सकता हूं कि ये नाभिक पर जो आवेश होगा वो कौन सा होगा, नाभिक पर आवेश भी कौन सा होगा आपके पास, धनावेश होगा। क्लियर, ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन सभी को पता होगा 1.67 10 की घात -27 केजी होता है। और इसका भी मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होता है, 1.67 10 की घात -27 केजी होता है। क्लियर, अब मैं कह सकता हूं इसमें और क्या कह सकते हैं कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इसका मास और इसका मास सेम होता है क्या, हाँ बिल्कुल सेम होता है, एकदम इक्वल नहीं होता। बट इसके बाद जो 1.6726 और यहाँ पे 1.6786 ऐसी कुछ वैल्यू आती है। बट यहाँ पे अपन 2 पॉइंट तक मेजर करते हैं या 2 पॉइंट तक कंसिडर करते हैं, इसलिए अपन इसका मास क्या मानते हैं, समान मानते हैं। जब इसका मास समान है तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक तरह से आइडेंटिकल पार्टिकल भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल भी माने जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं क्या कह सकता हूँ, आइडेंटिकल पार्टिकल भी कह सकता हूँ। क्लियर, इसके बाद यदि मैं बात करता हूं कि किसी भी नाभिक को आप लिखते कैसे हो, तो इसके में सिंबल आप सभी को पता है, या तो अपन ZXA से लिखते हैं, या फिर आप कैसे लिखते हो, या फिर आप लिखते हो ZX और A ऐसे लिखते हो। अब कोई भी नाभिक को व्यक्त करने का या उसका जो सिंबल है वो क्या आपके पास ये है। अब मैं कह सकता हूं चार्ज तो सेम नहीं है ना, कौन सा चार्ज कह रहे हो रोशन, कौन सा चार्ज कह रहे हो, चार्ज अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चार्ज ये प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। बिल्कुल चार्ज नेगेटिव नहीं है, बट इसका जो मास होता है वो इक्वल माना जाता है। चार्ज तो वैसे नहीं है तो इक्वल कहां से मानोगे। तो ये क्या हो गया आपके पास ZXA और ZXA। अब मैं कहता हूं कि इसमें Z क्या है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ T। जो Z है वो तो क्या आपके पास एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर है। इंग्लिश टर्म ले लू, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इंग्लिश टर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हिंदी लेनी है, हिंदी में हाँ हिंदी जैसे लेनी होगी तो ले लूंगा, बट मुझे भी आजकल वो आदत हो चुकी है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है आपके पास, परमाणु क्रमांक। तो कोई भी आपका जेड की बात करोगे तो उसमें क्या आएगा आपके पास, परमाणु क्रमांक आएगा। जो जेड होता है वही आपके पास क्या होता है, एक तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन।
क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये भी क्या होता है आपके पास, एक तरह से जेड होता है। तो एक तरह से मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन की, किसी भी नाभिक में आपके पास प्रोटॉन की संख्या निकालनी हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो, तो उसके लिए देखा जाता है हमेशा जेड। क्या देखा जाता है, जेड। और ये जेड ही अपन को क्या बताता है कि जो भी इसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। क्लियर। अब इसके बाद आता है आपके पास ए, और ए कहलाता है आपका मास नंबर। ए क्या कहलाता है आपके पास, मास नंबर। तो ये होती है जिसे अपन बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। अब इस द्रव्यमान संख्या का मीनिंग क्या आपके पास, कि जब आपके पास ए मास नंबर होता है या द्रव्यमान संख्या होती है, इसका मीनिंग है आपके पास कि यदि मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो, न्यूट्रॉन की संख्या, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकाले, सभी को पता होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की यदि बात करें तो वो निकाला जाता है n इक्वल टू ए माइनस का जेड। यानी यदि मैं ए में से जेड कम कर दूं तो जितने पार्टिकल बचेंगे वो क्या बचेंगे आपके पास, एक तरह से न्यूट्रॉन बचेंगे। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको सबको पता है, कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है जो अभी मैंने बताया, एकदम कुछ भी नया नहीं है, सब सेम चीजें जो आपने पहले से पढ़ के आए हो। और यही थ्योरी में भी यही लिखना ऑलमोस्ट, जो आप नोट्स की पीडीएफ देखोगे उसमें सारा कुछ ये मिलेगा। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ले लिया मैं, जैसे मैंने 2He4 एक ले लिया मैंने, 8O16 क्या ले लिया, एक ले लिया मैंने 3 लिथियम प्लस 2, क्या ले लिया, 3 लिथियम प्लस 2। अब इसमें क्या क्या देखना है अपन को, इसमें ये देखना है, इसमें ये देखना है आपको कि 2He4 में यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 2 है, प्रोटॉन की बात करूं तो 2 है, जेड भी कितना है, 2 है। यदि न्यूट्रॉन की बात करूं तो कितने होंगे, 2, ए माइनस जेड करोगे तो क्या आएगा, 2। वैसे यहाँ पे 8O16 है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 8, प्रोटॉन हो जाएगा आपके पास कितना 8, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 8। क्लियर। ऐसे ही 3 लिथियम 6, एक बात करता हूं मैं 3 लिथियम 6 की, तो 3 लिथियम 6 में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 हो जाएगा, प्रोटॉन की बात करें तो 3 हो जाएगा, न्यूट्रॉन की बात करें तो 3 हो जाएगा। यदि मैंने क्या किया 3 लिथियम प्लस 2 लिखा है, क्या लिखा है 3 लिथियम प्लस 2, इसका मीनिंग क्या होगा, कोई बता सकता है क्या। यदि 3 लिथियम प्लस 1 है या प्लस 2 है, इसका मतलब जितने प्लस में लिख रखा है प्लस 2 है, इसका मतलब यहाँ पे लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो भाग गए बाहर, तो अपने पास बचा केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 1, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 1। अब यदि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी तो ठीक है, यदि नहीं दे रखी तो आप लगा सकते हो वहां पे क्या मान कंसीडर करना है 6, और 6 में से जब आपके पास क्या बचेगा 3 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको लिखना है। तो ये तो सारा का सारा एक बेसिक कंसेप्ट था, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि जेड से नाभिक को अपन इस तरीके से लिखते हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये प्रोटॉन नंबर होता है, ये न्यूट्रॉन नंबर होता है, और इसमें जो नाभिक की खोज है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसके बारे में अपन ने बात की है। सारी चीजें आपको पता है। अब बढ़ते अपन नेक्स्ट आगे, बढ़े आगे। अब मैं बात करता हूँ नाभिक के प्रकार की। तो ये तो एक जस्ट नाभिक था, उस नाभिक के बारे में और बहुत सारी डिस्कवरी भी आई थी, बहुत सारे थ्योरी भी आई थी, उसमें अलग अलग थ्योरी दी गई है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, ये भी दी गई है हाइजेनबर्ग के द्वारा। अब अपन बात करने वाले किसकी, नाभिक के प्रकार की। किसकी बात करने वाले, नाभिक के प्रकार के। तो देखो वैसे तो नाभिक के प्रकार माने जाते हैं, यदि मैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं, किसकी बात करूं, नाभिक के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। क्या, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस में क्या होता है, आपके पास दो नाभिक आते हैं, एक तो आता है स्थायी नाभिक, एक तो क्या आता है स्टेबल न्यूक्लियस, जिसे अपन बोलते हैं स्थायी नाभिक। एक तो होता है स्थायी नाभिक, एक होता है आपके पास अस्थायी नाभिक। एक क्या होता है आपके पास, अस्थायी नाभिक। अब अस्थायी नाभिक, या फिर इसे बोल सकते हैं अपन रेडियो एक्टिव नाभिक। क्या बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव नाभिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि स्टेबल न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है, कि ये जो स्थायी नाभिक है ये हमेशा परमानेंट स्थायित्व है में ही रहता है, ये कभी भी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी मैं कह सकता हूं कि जो ये स्थायी नाभिक होगा वो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा स्थायी रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा स्थायी रहेगा। और जो रेडियो एक्टिव नाभिक है वो क्या होता है आपके पास, जैसे कोई भी आपने नाभिक ले लिया, और एक तरह से रेडियो एक्टिव नाभिक आप सभी जानते हो कि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है वो अल्फा बीटा गामा कणों का क्या करता है, बाहर निकालता है, इमिट करता है। तो जब बाहर से कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें से कोई अल्फा बीटा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा स्वतः ही पार्टिकल बाहर निकलते रहते हैं, या स्वतः ही विकिरणें उससे उत्सर्जित होती रहती है। तो मैं कहूंगा कि जैसे आपके पास कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ था, ये मैंने आर ले लिया, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया,
यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो ये जो न्यूक्लियस है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, कोई आर डैश में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर डैश में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 92 यूरेनियम 232 या 235 जो भी ले लिया, या फिर ले लिया 232। अब ये क्या कर रहा है, जैसे अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है तो यहाँ पे क्या आता है आपके पास 2He4 आ जाता है, प्लस क्या हो जाता है 90 थोरियम 232, तो ये क्या हो जाएगा 228, इस टाइप से हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से क्या हुआ, देखो जो नाभिक था तो क्या यूरेनियम, बट इसने क्या किया, रेडियो एक्टिव था तो इसने अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल दिया। अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल दिया तो नाभिक भी चेंज हो गया, नाभिक चेंज हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या होते हैं आपके पास, एक तरह से अस्थायी नाभिक होते हैं या रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं। तो वो नाभिक जो स्वतः ही अपने कुछ अन्य पार्टिकल का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं आपके पास रेडियो एक्टिव नाभिक या अस्थायी नाभिक। तो मेन तो टाइप्स है आपके पास ये दो, स्थायी नाभिक और अस्थायी नाभिक। क्या इसके अलावा भी कोई और टाइप्स होते हैं क्या नाभिक के, कोई मुझे कमेंट करके बताए, क्या इसके अलावा भी और भी कोई नाभिक के टाइप्स होते हैं क्या, बताइए जल्दी। यदि होते हैं तो कौन से होते हैं, नहीं तो फिर अपन बात करते हैं इसके और भी टाइप्स की। देखो ये चीज तो आपके लिए नॉर्मल थी कि स्थायी और रेडियोएक्टिव नाभिक सभी जानते थे, कोई नई बात नहीं थी। अब आपके पास एक नाभिक के प्रकार आते हैं जो आपने 12th क्लास में भी पढ़े हैं और शायद मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाए होंगे कहीं ना कहीं, और अभी आ रहे हैं आपके पास वापस थर्ड ईयर में। तो बात करते हैं अपन, फर्स्ट नाभिक का प्रकार आता है वो आता है आइसोटॉप्स न्यूक्लियस। क्या आता है, आइसोटॉप्स न्यूक्लियस। क्या आते हैं, आइसोटॉप्स। दूसरा होता है आपके पास आइसोबार्स। क्या होता है आपके पास, आइसोबार्स न्यूक्लियाई। थर्ड होता है आपके पास आइसोटोन, आइसोटोन। फोर्थ होता है आपके पास क्या, आइसोटॉप्स हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोटोन हो गया, और एक होता है आपके पास मिरर न्यूक्लियाई। क्या होता है, मिरर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ नाभिक रहते हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन और मिरर न्यूक्लियाई। तो ये क्या सभी ने नाम सुने हुए, क्या मुझे कमेंट करके बताएं, क्या सभी ने ये नाम सुने हुए, सुने हुए, पता ही होगा। 4 हो गए। एक होता है आपके पास आइसोमर्स। अब देखो इसमें होता क्या क्या है, ये पांचों नाभिक के प्रकार है, ये क्या आपके पास पांचों नाभिक के प्रकार है। जब पांचों नाभिक के प्रकार होते हैं आपके पास अलग अलग, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होगा। तो कई बार आप एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम देने जाते हो, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई एग्जाम लगता है, कोई कॉम्पिटिशन नॉर्मल लेवल का एग्जाम लगता है, तो उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन यानी कोई भी न्यूक्लियस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सा नाभिक इसमें आइसोटॉप्स है, कौन से नाभिक आइसोबार्स है, कौन से आइसोटोन है, कौन से मिरर है और कौन से आइसोमर है। तो ये सब पूछा जाता है। इस आइसोटॉप का हिंदी में मतलब होता है समस्थानिक। क्या होता है, समस्थानिक नाभिक। क्या होता है, समस्थानिक। ये होता है समबारिक, समबारिक, समदाबिक या समबारिक ऐसा ही कुछ होता है, सभी को ज्ञान हो तो पता ही होगा। आइसोटोन का मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। और इसका मिरर का मतलब होता है, एक तरह से मिरर ही बोलते हैं इसे हिंदी में भी, मिरर न्यूक्लियाई। और आइसोमर्स तो आइसोमर्स ही होगा। तो देखो आइसोटॉप्स की बात करते हैं कि एक एक समझते हैं कि एक एक में क्या होता है। यदि मैं आइसोटॉप्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, आइसोटॉप्स की। जैसे मैंने कंसीडर किया कि आइसोटॉप्स का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट है, टॉप यानी टॉप वाला क्या होना चाहिए यहाँ पे, डिफरेंट। यानी आपके पास कोई ZXA नाभिक है, क्या है आपके पास कोई ZXA नाभिक है, इस नाभिक में क्या रहेगा, जेड तो क्या रहना चाहिए आपका, सेम रहना चाहिए। यानी जो इसमें जेड वाला पार्ट है, जेड तो क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा, और ए क्या रहेगा आपके पास, डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा आपके पास, जेड तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ए क्या रहेगा आपके पास, डिफरेंट रहेगा। यदि मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे कोई भी आपके पास दो न्यूक्लियस आ गए तो उसमें जेड क्या होगा, सेम होगा, ए क्या होगा, डिफरेंट होगा। नाम से स्पष्ट है, आइसोटॉप्स यानी टॉप वाला पार्ट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए वहां पे, डिफरेंट होना चाहिए। तो यदि मैं टॉप की बात करता हूं तो इसमें बात करेंगे अपन इसके एग्जाम्पल की। तो फर्स्ट आता है आपके पास हाइड्रोजन के समस्थानिक। बताओ हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2, तो ये 1H1 1H2, और एक क्या होता है आपके पास 1H3। तो ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक में देखो जेड क्या आपका तीनों में सेम है, जेड इसमें भी 1 है, जेड इसमें भी 1 है, जेड इसमें भी 1 है। एक क्या डिफरेंट है, तीनों में 1 2 3 है। क्लियर है, तो ये क्या आपके पास एक तरह से मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ऐसे ही मैं कहता हूँ 6C12 या कहता हूँ 6C13, ये भी क्या है कार्बन के समस्थानिक है। क्यों,
क्योंकि इसमें क्या देखो जेड सेम है, ए क्या है डिफरेंट है। और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, तो वहां पे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि समस्थानिक नाभिक किसे कहते हैं या नाभिक के प्रकारों को समझाइए। तो ये तो क्या होता है आपके पास एक तरह से आइसोटॉप होता है, यानी जो ए की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है डिफरेंट रहती है, जेड का मान क्या रहता है समान रहता है। इसके बाद बात करते हैं अपन समबारिक की या आइसोबार्स की। आइसोबार में क्या होता है, देखो आइसोबार में बात करता हूं मैं, जेड एक्स ए कोई नाभिक ले लिया, क्या ले लिया आपके पास जेड एक्स ए कोई नाभिक ले लिया। इस जेड एक्स ए में अब टॉप सेम क्या डिफरेंट क्या, तो देखो यहाँ पे क्या था आपके पास ए डिफरेंट था और जेड सेम था, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, जो सेम था वो डिफरेंट हो जाएगा, जो डिफरेंट था वो सेम हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जेड तो क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट होगा, जेड तो क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट होगा, और ए क्या होगा आपके पास सेम होगा। क्या होगा आपके पास जेड डिफरेंट होगा और ए क्या होगा आपके पास सेम होगा। क्या इसके मुझे कोई एग्जांपल बता सकता है क्या कि इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो देखो इसके यदि एग्जांपल की बात करें तो 1H3 और इसको मैं ले लेता हूँ 2He3। क्या ले लेता हूँ, वैसे 2He4 होता है बट मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसका समस्थानिक मानते हुए ले लिया 2He3। क्या ये दोनों नाभिक आइसोबार्स है, बिल्कुल है। क्यों, जेड क्या इनका डिफरेंट है, देखो जेड इसका 1 है इसका 2 है, इसका ए क्या है सेम है, ए कितना है 3 है, ए 3 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाले नाभिक कैसे आपके पास एक तरह से जेड एक्स ए जेड डिफरेंट ए सेम, तो इस तरीके से कह सकता हूँ कि ये वाले जो नाभिक है वो क्या आपके पास आइसोबार्स है, आइसोबार न्यूक्लियस है। यदि मैं बात करता हूँ आइसोटोन की, तो आइसोटोन या हिंदी में बोलते हैं इसे सम न्यूट्रॉनिक, क्या बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो इसमें क्या आता है आपके पास आइसोटोन्स में आता है कि वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहती है समान रहती है, क्या रहती है, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहती है समान रहती है। तो देखो न्यूट्रॉन की संख्या जैसे कोई जेड एक्स ए नाभिक है, क्या आपके पास जेड एक्स ए नाभिक है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या रहेंगे आपके पास सेम रहेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। ऐसे कोई एग्जांपल यदि किसी को बताओ तो बताओ, एक तो 17Cl क्या होता है 33 या 34, और एक होता है 19K, या फिर इसको 37 ले लो और इसको 39 ले लो, ऐसे आपने सुने होंगे। इसमें देखो न्यूट्रॉन के जो नंबर होते हैं वो क्या रहते हैं एक तरह से सेम रहते हैं। अब देखो इसमें चेक करो क्या ये सब न्यूट्रॉनिक है क्या। यदि मैं बात करता हूँ इसमें यदि प्रोटॉन की बात करूँ तो 17 है, इसमें प्रोटॉन की बात करूँ तो 19 है। इसमें यदि मैं एन की बात करता हूँ तो 37 में से 17 जाएगा तो कितना रहेगा 20, कितना रहेगा 20, तो ये रह जाएगा आपके पास 20, और यहाँ भी क्या रहेगा आपके पास 20। तो मैं कह सकता हूँ देखो न्यूट्रॉन इसमें भी कितने 20, न्यूट्रॉन इसमें भी कितने 20। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जितने भी आपके पास नाभिक है, यानी जो आइसोटॉन्स की बात करते हैं तो 17Cl पे 37 19K 39, तो ये सारे के सारे क्या होंगे आइसोटोन होंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहती है वो क्या कहलाते हैं आपके पास सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आइसोबार्स होते हैं उसमें ये वाला कंसेप्ट होता है, आइसोटोन में ये वाला होता है। अब आपके पास आता है एक नया कंसेप्ट जिसे बोलते हैं अपन मिरर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं अपन इसे मिरर न्यूक्लियाई। क्या मिरर न्यूक्लियाई के बारे में आप जानते हो क्या, क्या आप मिरर न्यूक्लियाई के बारे में जानते हो, नहीं जानते, चलो मैं बता देता हूं। मान लिया कि आपके पास दो नाभिक है जेड एक्स ए, यानी Z1 A1 है, एक है आपके पास Z2 X या Y ले लो, कंसीडर कर लो Y ले लो, और A2। ऐसे कोई न्यूक्लियस है जो क्या है Z1 X A1 है और Z2 Y A2 है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि यदि मैं इसका प्रोटॉन लेता हूं किसका X1 का, तो ये इसका प्रोटॉन ये इसके न्यूट्रॉन के बराबर होगा, ये जो इसका प्रोटॉन है इसके न्यूट्रॉन के बराबर, यानी ये किसके इक्वल होना चाहिए आपके पास A2 माइनस का Z2। क्लियर, इसका प्रोटॉन इसका न्यूट्रॉन के बराबर, इसका न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन के बराबर, यानी इसका न्यूट्रॉन कितना है, देखो इसका प्रोटॉन था वो तो क्या हो गया इसके न्यूट्रॉन के बराबर हो गया, और जो इसका न्यूट्रॉन है A1 माइनस Z1 वो इसके प्रोटॉन के बराबर होगा। तो ये जो कंडीशन है आपकी वो क्या कहलाती है एक तरह से मिरर न्यूक्लियाई कहलाती है। मिरर न्यूक्लियाई का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से क्रॉस में होते हैं, जो इसका प्रोटॉन है वो इसका न्यूट्रॉन होगा, जो इसका न्यूट्रॉन है वो इसका प्रोटॉन होगा। क्लियर, जो इसका प्रोटॉन वो इसका न्यूट्रॉन, जो इसका न्यूट्रॉन वो उसका प्रोटॉन। एग्जांपल लेते हैं 6C12, एक ले लिया मैंने 6C13। क्लियर, बताओ जल्दी से इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6। क्लियर, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 6, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 6, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बताओ कितनी है 7। तो क्या ये मिरर न्यूक्लियाई है क्या, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। यदि 6C12 है 6C13 है, क्या ये मिरर न्यूक्लियाई है क्या, नहीं है, नहीं है। जब नहीं है तो इसमें कौन सा न्यूक्लियाई क्या चेंज करे कि आपका मिरर न्यूक्लियाई बन जाए, इन दोनों में ऐसा क्या चेंज करे कि आपका मिरर न्यूक्लियाई बन जाए, बताइए।
यदि ये मिरर न्यूक्लियाई नहीं है तो इसमें क्या चेंज करे कि मिरर न्यूक्लियाई बन जाए? क्योंकि मिरर न्यूक्लियाई के लिए क्या जरूरी है आपके पास, इसका प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए, इसका न्यूट्रॉन है वो इसके प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए। तो बताओ क्या चेंज करें, बताइए जल्दी कमेंट करके कि क्या चेंज किया जाए इन दोनों के नाभिकों में कि आपका मिरर न्यूक्लियाई बन जाए। आपसे आंसर मांग रहा हूं मैं। 14 और 13, 13 और 14, एक को 13 करे एक को 14 करे, चलो देखते हैं वो भी करके क्या होता है। मान लिया इसको 13 कर दिया, इसको 14 कर दिया, इसका प्रोटॉन 6, अब न्यूट्रॉन कितना हो गया, 6 और 2 7, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये यदि 6 रहता है तो इसमें कितना हो जाएगा, ये तो नहीं होगा सेट, यदि आप इसको करते हो तो चेंज हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे करो, इसको आप नाभिक की चेंज कर लो, क्या करो 7n14 कर लो। अब हो सकता है क्या, देखो इसका प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 7, न्यूट्रॉन भी कितना 7, देखो यहाँ पे तो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये जो आपने कंसेप्ट बताया वो तो इसमें नहीं हो रहा, बताइए और कोई एग्जांपल। नहीं होगा तो क्या करें, इसको मैं ऐसे कर लूं 6c13 और यहाँ पे ले लेता हूँ 7c13। अब हो सकता है क्या, अब बताओ हो सकता है क्या, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन कितना 7, प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन कितना, बताइए जी। यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो तो 7 हो गया, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 7 और 5 6 हो गया क्या, अब हो गया, क्यों, देखो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इक्वल है, इसका प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के इक्वल है, इसका प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे में कैसे हैं, मिरर न्यूक्लियाई है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे बहुत सारे 4 ऑब्जेक्टिव में एग्जांपल दे दिए जाते हैं न्यूक्लियस के, और वहां पूछा जाता है कि मिरर न्यूक्लियाई इनमें से कौन सा है। तो ये वाला क्या कहलाता है आपका, एक तरह से मिरर न्यूक्लियाई कहलाता है, 6c13 7c13। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 7, प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन 6, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक तरह से मिरर न्यूक्लियाई कहलाएगा। अब मैं बात करता हूं आइसोमर्स की, तो आइसोमर्स में कुछ भी नहीं होता, जेड और ए जो भी आपके पास नाभिक होते हैं उसमें जेड भी डिफरेंट रहता है, जेड भी डिफरेंट रहता है, और ए भी क्या रहता है आपके पास, डिफरेंट रहता है, ए भी क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। कैसे, जैसे मैंने ले लिया कि यहाँ पे मैं एक कार्बन का ले लूं और एक ऑक्सीजन का ले लूं, या फिर मैं एक अल्फा पार्टिकल का ले लूं 2He4 और एक ले लूं मैं A216, यदि कोई ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं, तो देखो इसमें कोई किसी का रिलेशन नहीं है, क्योंकि पार्टिकल न्यूक्लियस भी चेंज है, एटॉमिक नंबर है वो भी चेंज है, यानी किसी का कोई लेना देना नहीं है, जेड भी दोनों का डिफरेंट है, ए भी दोनों का डिफरेंट है। तो ऑलमोस्ट जो सारे न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं आपके, एक तरह से आइसोमर्स होते हैं। तो मैं कह सकता हूं आइसोटॉप्स, जिसका ए टॉप यानी ए डिफरेंट हो, जेड सेम हो, हाइड्रोजन के समस्थानिक हो सकते हैं, कार्बन के हो सकते हैं, लिथियम के हो सकते हैं, बहुत सारे समस्थानिक हो सकते हैं, यूरेनियम के हो सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स में क्या आपके पास ए जस्ट इसका ऑपोजिट है, ए डिफरेंट है ए सेम है, क्या है आपके पास, ए डिफरेंट है और ए सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1s3 और 2He3। सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटॉन, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या समान रहती है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते कैसे, ए माइनस जेड करके, कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड करके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरीके से हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ मिरर न्यूक्लियर, तो मिरर न्यूक्लियर में देख लिया कि कोई भी दो नाभिक है, एक का प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन के बराबर, दूसरे का न्यूट्रॉन पहले प्रोटॉन के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास मिरर न्यूक्लियर। फिर क्या हो जाएगा आइसोमर्स, तो आइसोमर में बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको यदि कोई शॉर्ट में आपको रफ कॉपी में नोट कर लाऊंगा तो कर लीजिए, ये शॉर्ट बिल्कुल एकदम शॉर्ट पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, कार्बन का जो आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, बट मैंने यहाँ पे 7 कंसीडर किया केवल आपको एग्जांपल समझाने के लिए। एग्जाम्पल समझाने के लिए 6 का 7 किया है, बाकी 6 ही रहेगा। इसको एक बार नोट करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो अपन बढ़ते आगे। हाँ रियल में नहीं होता, यदि आप न्यूक्लियस देखने जाओगे तो न्यूक्लियस में नहीं होगा, बट ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ चुका है आपके, जो 6c13 है 7c13 है,
वो जब एमएससी का एक एंट्रेंस एग्जाम लगता है, बीएचयू का या ऐसा कोई डीयू का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आया था और स्टूडेंट ने क्या किया, रॉन्ग मान लिया। क्यों? क्योंकि वो पता है कि 7 का सी नहीं होता, यानी 7 में सी नहीं आता, बट ये वाला क्वेश्चन आया हुआ, उन्होंने जो सही माना वो इसको ही माना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई आंसर नहीं था जो मिरर से मैच करे, बट ये ऐसा आंसर था जो मिरर से मैच कर रहा था। बट लड़कों ने इसको क्या समझा कि ये सी है, ये सी है, तो सी कभी 7 हो नहीं सकता, मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट में उसको रॉन्ग मान लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या थे, एक तरह से नाभिक के प्रकार थे, तो सभी नाभिक के प्रकार आपको ध्यान रह गए होंगे। फिर अपन आते हैं कुछ नाभिक की प्रॉपर्टी पे। किस पे आते हैं? नाभिक की प्रॉपर्टी पे। देखो, तो अब नाभिक की अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि मैं बात करता हूं नाभिक की प्रॉपर्टी की, किसकी बात करता हूं? नाभिक की प्रॉपर्टी की। तो नाभिकीय गुण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नाभिकीय गुण की। देखो, इस चैप्टर में यही सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो आप सभी जानते हो, इसलिए मैंने इस चैप्टर को लास्ट में रखा है। अब आपके पास जो नाभिकीय गुण है, उसमें मैं फर्स्ट बात करता हूँ क्या? द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक। क्या बात करता हूँ? द्रव्यमान संख्या। तो फर्स्ट तो द्रव्यमान संख्या में कुछ नहीं, जो आप जानते हो वही लिखना है कि कोई भी नाभिक होता है उसका जो मास नंबर होता है वो इसकी क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जो किसी नाभिक का मास नंबर होता है, ए होता है, यानी ZX कोई नाभिक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? जो ए होता है वही क्या कहलाएगी? इसकी द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। क्लियर? तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। द्रव्यमान संख्या को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, एग्जांपल बता सकते हो खूब सारे। सेकंड, यदि मैं बात करता हूं कि इस पर आवेश, किस पर? नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश। अब देखो, जैसे मैंने द्रव्यमान संख्या लिखा है, वैसे आप न्यूक्लियन की संख्या लिख सकते हो, न्यूक्लियन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिख सकते हो, तो वो सब सारा लिखना मीनिंगलेस है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा ऐसा। नाभिक पर आवेश, या फिर आपको यदि कंफ्यूजन है तो चलो लिख लो वो भी, न्यूक्लियन। क्या होते हैं? न्यूक्लियन। तो मैं कह सकता हूं कि नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियन के अंदर माने जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, और ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को अपन Z से लिखेंगे और न्यूट्रॉन को A-Z से फाइंड आउट करेंगे। तो वे न्यूक्लियन या वे कण जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन है। प्रोटॉन पर चार्ज क्या रहता है? ये प्रोटॉन होते हैं वो Z के इक्वल होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं वो A-Z के इक्वल होते हैं। तो वो क्या कहलाता है? आपके पास न्यूक्लियन की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूक्लियन की संख्या कहलाती है। क्लियर? थर्ड बात करते हैं, मैं इसके आवेश की बात करता हूं। तो मेन ये आपके काम की चीज है, चार्ज, कि किसी भी नाभिक का चार्ज आप कैसे निकालोगे। तो कोई मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई भी नाभिक का चार्ज आप कैसे फाइंड आउट करते हो? किसी भी नाभिक का चार्ज होता है वो आप कैसे निकालते हो? देखो, नाभिक के चार्ज की बात करूं, आवेश की बात करूं, तो जैसे आपके पास कोई भी ZXA नाभिक है, क्या आपके पास ZXA नाभिक है, और आप सभी जानते हो कि जो नाभिक का आवेश होता है, आपने बहुत सारे डेरिवेशन में लिखा भी होगा कि जो नाभिक का आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है? ZE होता है। क्या होता है आपका? नाभिक का आवेश होता है वो क्या लिखते हो आप? ZE लिखते हो। Z का मतलब क्या है यहाँ पे? परमाणु क्रमांक। क्या है परमाणु क्रमांक? या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैं लिख सकता हूँ परमाणु क्रमांक, जितने भी आपके पास परमाणु क्रमांक है, क्या है? जितने भी परमाणु क्रमांक है, इसको आप E से मल्टीप्लाई कर दो, और E की वैल्यू सभी को पता होगी कि E की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने 2He4 पार्टिकल ले लिया, क्या ले लिया? 2He4, तो यहाँ पे आवेश कितना हो गया? 2 ही हो गया। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? A216 ले लिया, तो इसका आवेश कितना हो गया आपके पास? 8E हो गया। यदि मैं 3 लिथियम 6 ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। क्लियर? तो क्लियर है कि ये आपके पास क्या कहलाते हैं? एक तरह से इसके चार्ज कहलाते हैं। तो फर्स्ट तो द्रव्यमान संख्या सभी को पता है क्या होती है। न्यूक्लियन के कण या जो भी नाभिक में न्यूक्लियन नंबर होते हैं वो भी सभी को पता है कि आपके पास न्यूक्लियन नंबर को मैं संयुक्त रूप से क्या लिख सकता हूँ? न्यूक्लियन नंबर में प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों आते हैं, दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। यदि आवेश की बात करता हूँ तो ZXA होता है, और ZXA में इसमें नाभिक का आवेश लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो? ZE लिख सकते हो। क्लियर? यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? देखो, ये सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टी है, कुछ भी आपके पास नया नहीं है। बताओ, इसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं है? तो बढ़े आगे, बढ़े। ठीक है, अब अपन बात करता हूं, ये हो गया आपके पास आवेश की। अब मैं बात करता हूं, देखो द्रव्यमान संख्या हो गया, मास। अब ये द्रव्यमान संख्या हो गया एक। यदि परमाणु क्रमांक का भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो। परमाणु क्रमांक भी एक तरह से नाभिक की प्रॉपर्टी मानी जाती है।
क्या मानी जाती है, परमाणु क्रमांक जेड भी नाभिक की प्रॉपर्टी मानी जाती है। और इसमें क्या होता है, आपके पास कोई भी जेड एक्स ए नाभिक होता है, तो जो जेड होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु क्रमांक के इक्वली क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, या फिर प्रोटॉन की संख्या होती है। क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। क्लियर। तो यहां तक तो एक ये सारी की सारी बेसिक चीजें हैं जो आपके पास आप सभी जानते हो। अब अपन मेन टॉपिक पर आते हैं, जो इसका नाभिक का द्रव्यमान। क्या होता है आपके पास, नाभिक का द्रव्यमान। करे नाभिक का द्रव्यमान, इसको किसी को लिखना है तो बता, लिख लो, नहीं तो अपन हटाते इसको। बढ़े आगे, ठीक है, बढ़ते आगे। फिर अपन बात करते हैं किसकी, नाभिक के द्रव्यमान की। नहीं, यूनिट थर्ड में डिटेक्टर वाले के साथ एक दो चैप्टर और है, बट उसको अपन या तो उसको रिकॉर्डिंग वीडियो से करेंगे, क्योंकि उसमें सारे एक्सपेरिमेंटल बेस से समझाने वाला पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें कुछ डेरिवेशन या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसको अपन थ्योरेटिकल वीडियो से आराम से कर सकते हो। और यदि बाय चांस आपका कोर्स कम हो जाता है तो उसमें आपको एक चैप्टर करवा दिया और एक आधा और करवा लेंगे, तो उसकी वजह से। बट पहले अपन सॉलिड स्टार्ट करने की ट्राई करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, सॉलिड स्टार्ट करने की ट्राई करेंगे। देखो ये होगी आपके पास, ये सारी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके मास की। किसकी बात करते हैं, क्या लिखा आपने, न्यूक्लियन नंबर और मास नंबर इक्वल होता है क्या। देखो न्यूक्लियन नंबर में संख्या आती है प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। क्या आती है आपके पास, न्यूक्लियन नंबर की बात करते हो तो न्यूक्लियन में आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपकी संख्या आती है, और जो आपका ए आता है वो क्या होता है, मास नंबर होता है। तो ये ऑलवेज तो नहीं कह सकते, बट हाँ ज्यादातर नाभिक में आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो ए है वो क्या होगा आपके पास, एक तरह से जैसे आपके पास जो इवन इवन वाले केस आते हैं 2He4, 7N14, 8 और 16, ये सारे के सारे केस ऐसे है जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे इक्वल हो सकते हैं। तो उसमें कोई ऑलवेज सही नहीं कह सकते, हर नाभिक के लिए सही नहीं कह सकते, बट हम किसी किसी नाभिक में, ज्यादातर नाभिक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नाभिक का द्रव्यमान। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नाभिक का द्रव्यमान। क्या बात करते हैं, नाभिक का द्रव्यमान। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि नाभिक का द्रव्यमान किस में लिखते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि नाभिक का द्रव्यमान किस में लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, सॉलिड होले के बाद बिल्कुल सॉलिड स्टार्ट करने वाले हैं अपन। होले के बाद बिल्कुल सॉलिड स्टार्ट करने वाले हैं, और 20 से तो नहीं, बट वो अपन करेंगे तो 20 21 22 से करेंगे, ऑलमोस्ट सॉलिड करेंगे 22 से करेंगे, क्योंकि मैं भी 5-6 दिन कर जाऊंगा। नाभिक का द्रव्यमान देखिए, कोई बताइए मुझे नाभिक का द्रव्यमान किसमें लिख सकते हैं अपन। यदि आपने नाम सुना होगा कि नाभिक के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक नई यूनिट है, जो है आपके पास एटॉमिक मास यूनिट। सुना है नाम, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं AMU, या फिर आप इसे U से भी डिनोट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, U से भी डिनोट कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि ये एटॉमिक मास यूनिट होती है, वो क्या होती है। तो देखो किसी भी नाभिक का द्रव्यमान आपको लिखना है, वो नाभिक का द्रव्यमान हमेशा AMU में ही लिखा जाएगा, क्योंकि किसी भी नाभिक के द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, AMU होती है। मैं कह सकता हूं कि नाभिक का द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होगा, AMU में ही होगा। नाभिक का द्रव्यमान किसमें होगा आपके पास, AMU में होगा, यानी एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट में एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है, कहां से लाएंगे, इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे। तो देखो बात करते पहले अपन बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की, कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। यदि मैं बात करूं एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है, तो एटॉमिक मास यूनिट की मैंने जैसे ले लिया 1 AMU। क्या ले लिया मैंने, 1 AMU। अब जो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है वो देखते हैं। तो मैं ले सकता हूं कि 1/12। क्या ले लिया मैंने, 1/12। और मैं ले सकता हूं कि जो 6C12 का एक्चुअल मास होता है, यानी जो रियल मास होता है, एक्चुअल मास ऑफ कार्बन, एक्चुअल मास ऑफ कार्बन, यानी मैं कह सकता हूं कि जो एक्चुअल मास होता है, जो रियल मास होता है कार्बन एटम का, उसका जो 1/12वां भाग होता है वो होता है आपके पास 1 AMU। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें,
तो देखो 1/12 क्या हो गया आपके पास, 1/12 ये क्या आपके पास मास ऑफ 6c12 का रियल मास है यानी एक्चुअल मास है। अब कोई मुझे कमेंट करके यह बता सकता है कि इसका रियल मास कितना होता है, शायद किसी को पता ही नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये 1/12 तो ऐसे का ऐसे, बट जो 6c12 का जो मास होता है, जो रियल मास होता है, वो आपके पास आता है लगभग 1.99 इंटू 10⁻⁻26 kg। कितना आता है, 6c12 का जो आता है वो क्या आता है आपके पास 1.99 इंटू 10⁻⁻26 kg। अब देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/12 इंटू जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻27 kg। क्या आ जाएगी 1.67 ये 10⁻⁻27 kg। कहीं पर ये 1.66 भी आपको मिल सकती है, क्या मिल सकती है 1.66 में मिल सकती है, या फिर इसको क्या लिखते हैं 1.66 10⁻⁻27 kg किसके इक्वल होगा आपके पास 1 AMU के, किसके इक्वल होगा 1 AMU के। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक तरह से नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा, कि किसी भी नाभिक का आपको द्रव्यमान लिखना है, उस नाभिक का द्रव्यमान हमेशा हमेशा एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाता है, जिसको अपन AMU में लिखते हैं या U से व्यक्त करते हैं। अब 1 AMU किसके इक्वल होता है, तो 1 AMU होता है आपके पास 1/12 इंटू एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 इंटू M 6c12 का जो मास होता है वो ये होता है 1.99 10⁻⁻26 kg। जब इसको आप पूरे को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब ये यहाँ पे एक इंपोर्टेंट रोल आ गया आपके पास इसका। अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो 1 AMU होता है वो किसके इक्वल होता है, किसमें kg में। तो जहां जहां यदि आपको पूछा जाए कि AMU में किसी भी नाभिक का मास हो, AMU में दिया हो और उसको kg में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करूंगा मैं इससे मल्टीप्लाई। जैसे आपको दे रखा है एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी नाभिक का मास दे रखा है आपको 4 AMU, जैसे अल्फा पार्टिकल का मास दे दिया अपन को 4 AMU, इसको मुझे kg में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होगा 4 तो ऐसे का ऐसे इंटू AMU क्या होगा आपके पास, ये 1 AMU की वैल्यू कितनी है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये सारा सॉल्व करोगे तो आपका जो भी आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा kg में आ जाएगा। तो ये किसके लिए है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये अल्फा पार्टिकल के लिए, किसके लिए अल्फा पार्टिकल के लिए। यदि मैं बात करता हूं तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। अब मैं बात करता हूं कि इसमें AMU में प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तीनों मास पता होने चाहिए। क्या किसी को एटॉमिक मास यूनिट में तीनों के मास पता है क्या, मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ यही पे मैं साइड में लिख लेता हूं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ये क्या होता है आपके पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सभी ने सुना हुआ है, सभी को याद है। एक मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 10⁻⁻27 kg, ये भी सारों को याद है। एक होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये भी सभी को याद है, सभी को याद होगा। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे निकालना है ये वाली चीज है कि मास ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन की बात करता हूं तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 0.00055 AMU। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करता हूं तो ये आपको याद भी रखना है 0.000000 है और 55 U या AMU में इसका क्या होता है मास होता है। यदि मैं बात करता हूं इसमें तो ये क्या हो जाएगा 0.0073 AMU या 72 AMU, कई बार 72 भी मिलता है, कई बार 73 भी मिलता है। क्या हो जाएगा आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन ये हो जाएगा और मास ऑफ न्यूट्रॉन ना ये हो जाएगा। अब यदि मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो बताइए कितना आएगा। यदि मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर लिया, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितना होगा 1 पॉइंट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो है आपके पास 0.00 और बाकी का क्या आएगा आपके पास 1 पॉइंट में आएगा, ये चीज ध्यान रखना गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है देखो यहाँ पे बहुत ही छोटा होता है, उसकी वजह से 0 पॉइंट में बनेगा, बट ये क्या बनेगा आपका 1.0। तो 1.0073 AMU किसका मास है और 1.00 यहाँ पे बताओ इसके लिए क्या आएगा, क्या सेम वैल्यू आएगी या चेंज आएगी। क्या लिखा है आपने 6.6, बताओ न्यूट्रॉन के लिए क्या आएगी, चेंज आएगी। चेंज कितना आएगी 1.0086 AMU या 83 AMU। तो ये भी तीनों मास आपको ध्यान में रखने की, एटॉमिक मास यूनिट में जो तीनों के मास होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास 0.00055 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086 AMU और मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073
एएमयू। तो ये तो एक प्रॉपर्टी थी नाभिक की, जो जिसमें नाभिक के द्रव्यमान को व्यक्त करते थे। तो नाभिक का द्रव्यमान के लिए आपको ये सारी चीजें करनी है। तो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में लिखा जाता है। 1 एएमयू किसका इक्वल होता है कि नंबर ऑफ 1 1 बटा यानी 6 से 12 जो का जो मास होता है उसका 12वां भाग होता है, 1/12 का भाग होता है, वो आपके पास 1 एटॉमिक मास के इक्वल होता है। और 1 एटॉमिक मास की जो वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की घात -27 केजी होती है। क्लियर? बताओ ये वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या? ये वाला कंसेप्ट क्लियर है तो बढ़ते आगे, चले आगे बढ़े। ठीक है, अब बढ़ते अपन एक दो प्रॉपर्टी की और बात करते हैं। ये तो हो गया नाभिक का द्रव्यमान। एक बात करते हैं, आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि किसी भी नाभिक की एनर्जी लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है? ऊर्जा। यानी मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिख लेता हूं यहां पे। क्या लिख ली मैंने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि किसी भी नाभिक की यदि ऊर्जा की बात करेंगे तो ना, किसी भी नाभिक की एनर्जी की बात करेंगे, वो चाहे बाइंडिंग एनर्जी की करो, क्योंकि नाभिक में एक तरह से क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ही आएगी। तो इसमें नाभिक में जो भी अपन ऊर्जा की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, वो हमेशा अपन को किसमें लिखनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें लिखनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं, वोल्ट के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके इक्वल होता है? 1.6 10⁻⁻19 वोल्ट के। अब यहाँ पे मैं कहूंगा ई की जगह कुछ नहीं किया, वैल्यू रखी है, तो जो भी एनर्जी निकलेगी वो किसमें निकलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मैं कहता हूं कि आपके पास एक कंसेप्ट और आता है जिसे अपन बोलते हैं एमईवी। ये एमईवी का मतलब क्या है? एम का मतलब होता है, या तो इसे अपन मिलियन बोल सकते हैं या मेगा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोल सकते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो या तो अपन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, या क्या बोलेंगे अपन? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। तो मेगा इलेक्ट्रॉन और मिलियन में क्या आएगा आपके पास? यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे एम का मतलब होता है 10 की घात 6। कितना होता है? 10 की घात 6। ईवी का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 वोल्ट। क्या होता है? ये होता है। इसको यदि मैं चेंज करके लिखता हूं तो देखो 10 की घात 6 इसमें सॉल्व हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ 9 में से 6 जाएंगे तो कितने? माइनस का 13 वोल्ट। तो ये क्या बचेगा आपके पास? वैल्यू आ जाएगी किसकी? एमईवी। यानी 1 एमईवी किसके इक्वल होता है? 1 एमईवी है वो किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -13 वोल्ट के इक्वल होता है। क्लियर? तो कोई भी नाभिक की यदि मैं बाइंडिंग एनर्जी काम में लूंगा या कोई भी एनर्जी काम में लूं, तो एनर्जी हमेशा आपको किस में निकालनी होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होगी। किस में निकालनी होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बस एक एक करके सभी भाग गए क्या? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या निकालेंगे अपन? किसी भी नाभिक की एनर्जी निकालेंगे। क्लियर? तो ये तो थी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कहानी। अब यदि आप कहो तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो यहीं पे स्टॉप करूं। बताओ, यदि आपको भागना ही है तो फिर कल करेंगे इसको, यदि नहीं भागोगे तो अभी करते हैं। बताओ क्या किया जाए? आगे कराऊं या स्टॉप करूं? देखो नाभिक की तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि जब तक आप मना नहीं बोलोगे चलते जाएंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये तो क्या था आपके पास? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या था आपके पास? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसको स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं, अच्छी सी प्रॉपर्टी करते हैं। ये तो क्या हो गया आपके पास? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या था कि एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। 1 eV इज इक्वल टू 1.6 10 की घात -19 वोल्ट। 1 eV क्या होता है? ये वाला कंसेप्ट होता है। अब आते हैं अपन नाभिक का आकार या नाभिक की साइज ऑफ न्यूक्लियस। मैन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये है आपके पास नाभिक का आकार। या साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? नाभिक का आकार। अब देखो ये नाभिक के आकार की बात की थी, तो आपको ये तो पता कि नाभिक की जो खोज हुई थी वो कहां से हुई थी आपके पास? रदरफोर्ड से हुई थी। कहां से हुई थी? रदरफोर्ड से हुई थी। तो मैं कह सकता हूं कि जो यहाँ पे बताया गया वो क्या बताया गया कि रदरफोर्ड ने क्या बताया कि नाभिक की खोज है कर ली थी, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे।
अब वो क्या कहता है, नाभिक का जो आकार माना गया वो कैसा माना गया, एक स्फीयर माना गया, गोला माना गया। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आता है। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। क्या था आपके पास, कोई प्रायोगिक व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे एक रिजल्ट निकाला गया। वो रिजल्ट क्या था कि जो नाभिक का आयतन होता है, या नाभिक का आयतन या गोले का आयतन होता है, क्या होता है, नाभिक का आयतन या गोले का आयतन होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के या द्रव्यमान संख्या के। किसके इक्वल होता है, द्रव्यमान संख्या के। यानी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन निकाला गया कि जो भी नाभिक का आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि नाभिक का आकार गोला माना गया है, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। और आप सभी जानते हो कि ये क्या बता रहा है, किसके इक्वल बता रहा है, किसी भी नाभिक के द्रव्यमान संख्या के, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है आपके पास, ए। क्लियर। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल क्या आपके पास, ए। यदि मैं कहता हूं कि 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये सारा का सारा क्या कांस्टेंट है, और जहां पर आर क्या है, नाभिक की त्रिज्या है। आर क्या है आपके पास, नाभिक की त्रिज्या। अब यदि मुझे नाभिक की त्रिज्या पता हो तो क्या होगा, यहाँ पे जब आपको पता है कि आर क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या होती है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 4/3 क्या है, पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो आपकी आर क्यूब है वो किस पर डिपेंड है, ए पे। किस पर डिपेंड है, ए पे। यहां से मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूँ कि ये भी कोई कांस्टेंट है, तो इसको मैंने प्रोपोर्शनल के अंदर डाल दिया, इसका मैं एक नया कांस्टेंट बना लूंगा। तो आर क्यूब है वो क्या हो गया आपके पास, ये हो गया। अब यदि मैं कहता हूं कि आर क्यूब को यदि मैं प्रोपोर्शनल हटाता हूं, तो प्रोपोर्शनल हटा के मैंने लगा दिया आर नॉट ए। क्या लगा दिया मैंने, आर नॉट ए। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या लगा दिया मैंने, आर नॉट ए। या फिर आप ऐसे करो, एक बार इसका क्यूब भी कर दो, जो प्रोपोर्शनल है उसका क्या कर दो, क्यूब कर लो। यदि मैं दोनों साइड क्यूब करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल ए 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, यदि मैं तीनों दो इस 3 को हटाना है तो क्या करूंगा, दोनों साइड में क्यूब करूंगा, तो वो क्या आ जाएगा, आर की 3 से 3 कट जाएगा, और ए क्या हो जाएगा 1/3। और जब ए 1/3 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। और जो आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये क्या कहलाती है, एक तरह से नाभिक की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिक की त्रिज्या। तो ये आर क्या है आपके पास, नाभिक की रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो ये है, और जो आर नॉट है वो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। आर नॉट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिसाइड की गई, वैसे तो ये वैल्यू होती है 1.1 फर्मी से 1.3 फर्मी। क्या होती है, 1.1 फर्मी से 1.3 फर्मी। बट इसको कैलकुलेशन में सॉल्व करने के लिए इसका एवरेज लिया गया, तो उसको कैलकुलेशन के लिए अपन ये वैल्यू काम में न लेते अलग अलग, और इसको काम में लेते हैं 1.2 फर्मी। क्या लेते हैं, 1.2 फर्मी किसके इक्वल होता है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इसके इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, 1.2 फर्मी होती है। क्लियर। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन किस में हो गया आपके पास, यहाँ से आपकी क्या निकल गई, देखो नाभिक की त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या पूछा था, नाभिक का आकार की, नाभिक का आकार कितना होता है, तो यहाँ से पता लग गया कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जैसे आपके पास कोई भी नाभिक आ गया, कंसीडर कर लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि आपके पास जो ए दे रखा है वो कितना आपके पास 27 है, वो कितना आपके पास 27 है। जब ए आपका 27 है तो आप नाभिक की त्रिज्या निकालो। क्या पूछे आप उनको, आर फाइंड करने का पूछा है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आर इज इक्वल टू 1.2 फर्मी इंटू 10⁻⁻⁴ फर्मी का -15 आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक तरह से 3। तो इसका जो भी रिजल्ट निकालोगे वो क्या आ जाएगा, एक तरह से क्या आएगा बताओ, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू क्या हो जाएगा 3 27। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 3 3 6 और 3 इंटू 10⁻⁻15। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 3.6 फर्मी। यानी इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 3.6 फर्मी। तो ऐसे कोई सा भी न्यूक्लियस आ जाए आपके पास, न्यूक्लियस का जो आकार आएगा वो क्या आएगा, फर्मी में ही आएगा। क्या आएगा, फर्मी में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो नाभिक का आकार होता है वो किस में होता है, हमेशा फर्मी में होता है। नाभिक का जो आकार होगा वो हमेशा किस में होगा, फर्मी में होगा। उसकी यूनिट क्या होगी, फर्मी। और 1 फर्मी किसके इक्वल होता है,
10⁻⁻15 मीटर के। किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻15 मीटर के। तो ये क्या था आपके पास? एक तरह से नाभिक का आकार था। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मैंने सारी प्रॉपर्टी बताई है ये देखो, इसमें ये इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। कोई भी नाभिक दे देगा, ए का नंबर दे देगा और कहेगा कि वहां से क्या निकालो आप? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालो। तो इस तरीके से आपका जो रेडियस का फॉर्मूला आया था वो यहाँ से आया था। नाभिक का आयतन मास नंबर के इक्वल माना था या प्रोपोर्शनल माना था। यहाँ से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये एक कांस्टेंट में जुड़ जाएगा, तो इसको कांस्टेंट मैंने इसके साथ ही ले लिया, तो मैंने नया कांस्टेंट दिया R0। R0 की वैल्यू क्या ली? 1.2 फर्मी। तो वो किसके इक्वल होते हैं? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। बताओ ये वाला टॉपिक क्लियर है क्या? क्लियर है तो बड़े आगे एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, सेम इसी की साइज की प्रॉपर्टी है, वो है नाभिक का घनत्व। क्या है आपके पास? नाभिक का घनत्व। हटा दो इसको। एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, नाभिक का घनत्व। ठीक है, देखो नाभिक के घनत्व में क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ले रहा हूं क्या? नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। और आप सभी जानते हो कि घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? सभी को पता है घनत्व इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपके पास? द्रव्यमान अपॉन में आयतन। द्रव्यमान अपॉन में आयतन। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? किसी भी नाभिक का घनत्व निकालना है। और सभी को पता है कि नाभिक का घनत्व किसी को भी रो से व्यक्त करते हैं। अब मुझे निकालना है किसी भी न्यूक्लियस है आपके पास, कोई जेड एक्स है, उसका निकालना है क्या? द्रव्यमान। और द्रव्यमान क्या होता है? एक तरह से मास नंबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसमें जो भी आपके पास न्यूक्लियस है उसका मैं एम का यदि मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ये इसका क्या ले लिया मैंने? कोई नाभिक का द्रव्यमान मान लिया कि जो भी मास होगा वो कितना होगा, कि जितने भी आपके पास एम है उसका मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं कहूंगा कि इसमें क्या? आयतन। और आयतन क्या है? नाभिक का गोला। तो नाभिक का गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा। अब मुझे ये भी पता है कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अपन ने कंसीडर किया कि आर इज इक्वल टू R0 A1/3 होता है। मुझे क्या चाहिए? आर क्यूब चाहिए। आर क्यूब करने के लिए मुझे क्यूब करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? R0 क्यूब ए हो जाएगा। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? एम ए अपॉन में 4/3 और पाई आर क्यूब नॉट और ए, ये आ जाएगा। इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है हटा दो, उड़ा दो, तो ये उड़ा दिया। क्या बचा आपके पास? रो इज इक्वल टू, क्या बचेगा आपके पास? रो इज इक्वल टू 3 ऊपर आ जाएगा तो ये रह जाएगा 3m, और क्या हो जाएगा आपके पास? 4 पाई R0 क्यूब। क्या हो जाएगा? 4 पाई R0 क्यूब। अब देखो ये सारे के सारे कांस्टेंट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके पास? सारे के सारे कांस्टेंट आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो m आएगा, m की जगह ये यदि मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ तो देखो यहाँ पे a तो आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो नाभिक का आपके पास डेंसिटी आएगी वो ऑलमोस्ट a की रेंज में आएगी, 10⁻17 में आएगी। कैसे? यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे रो क्या है? 3, तो ऐसे का ऐसे। m क्या आपके पास? नाभिक का मास। नाभिक का मास किस में होगा? एएमयू में। यदि ये m 1 एएमयू है तो 1 एएमयू को केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 1.66 इंटू 10⁻27 केजी, या 1.67 इंटू 10⁻27 केजी में आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? 4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 10⁻⁻15 मीटर का क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ 2.0 या ऐसे कुछ समथिंग वैल्यू आएगी, और ये आएगा 10⁻17। क्या आएगा? 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास अपॉन में वॉल्यूम, मास केजी में, और मीटर क्यूब का आयतन का क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एक तरह से नाभिक की डेंसिटी आएगी। तो कोई भी नाभिक की डेंसिटी निकालोगे वो आपकी किसमें निकलेगी? 10⁻17। केवल चेंज क्या होगा? चेंज होगा इसका केवल मास। यदि कोई भी न्यूक्लियस का मास चेंज होता है तो यहाँ पे डेंसिटी चेंज होगी, बट उसमें भी पावर तो यही रहेगी, केवल ये आगे वाली वैल्यू यहाँ पे व्यक्त करेगी या चेंज हो सकती है। ठीक है, ये था आपके पास नाभिक का घनत्व। तो बताइए, जो आज की क्लास थी वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी और एक तरह से बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग थी। जो आपने सब कुछ पढ़ रखा है वो की वही क्लास थी।
इसमें यदि किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। और कल की क्लास आपकी सुबह भी होगी और शाम को भी होगी। कल की क्लास सुबह आपकी 9 बजे होगी। कल सुबह की क्लास आपकी 9 o'clock होगी और शाम की क्लास जो आपको 7 बजे होती है वो होती है। ठीक है, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्योंकि कल 2 क्लास लेनी है। कल 2 क्लास, देखो कल के लिए 2 क्लास लेंगे और परसों हो सकता है सुबह मॉर्निंग में 1 क्लास लेंगे, उसके बाद आपकी क्लास होली के बाद ही होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल की 2 क्लास, परसों सुबह की 1 क्लास, 3 क्लास होगी। 3 क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मॉर्निंग में सही है, कोई ज्यादा टाइम नहीं है। कुछ न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी और बच रही है तो उसको अपन मॉर्निंग में करेंगे। तो न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी तो अपन कल ही सुबह में ही पूरी कर लेंगे। फिर आपके पास 2 डेरिवेशन बचेंगे, तो एक तो रदरफोर्ड का डेरिवेशन, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, एक बचेगा आपके पास चतुर्थ ध्रुव आघूर्ण यानी क्वाड्रपोल मूवमेंट, तो वो मैं आपको कराऊंगा। तो वो लाइव क्लास से कराऊंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल मॉर्निंग में एक क्लास रखेंगे जिसमें न्यूक्लियर के प्रॉपर्टी कुछ बची हुई है उनकी बात करेंगे, और कल शाम को अपन बात करेंगे डेरिवेशन की। जो भी लाइव में आ सको वो आ जाना, और जो नहीं आ सको वो रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड भी रहेगी। आपको टाइम ना हो 9 बजे का तो कोई बात नहीं, 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बट ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि 9 बजे आना, क्योंकि कल भी जैसा अपन ने आज पढ़ाया है वैसा का वैसा अपन कल भी पढ़ेंगे। उसमें न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी है अभी, तो उन सारों को डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन कल सुबह 9 बजे। पीडीएफ आ जाएगी आपके पास, एक बार न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पूरी होगी तो कल आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। और यदि पीडीएफ, यदि आपको वीडियो ही देखने हैं तो इस चैप्टर के कंप्लीट वीडियो मेरे बीसीएस फिजिक्स क्लासेस की जो यूट्यूब चैनल है वहां पर अपलोडेड है। आप वहां पे इसके कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हो। यूनिट फर्स्ट के वीडियो बनाए हुए हैं, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जब थर्ड ईयर के फर्स्ट वीडियो बनाए थे वो उस टाइम के वीडियो है, तो आप वहां से भी देख सकते हो।